वेलकम टू द डिबेट। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की हर परेशानी, और मेरा मतलब है हर दुख, यहाँ तक कि आपकी एंग्जाइटी और आपका डिप्रेशन भी पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस है। सुनने में ये बात बहुत कड़वी लगती है, राइट? और शायद थोड़ी अजीब भी। बिल्कुल, लेकिन आज हम एक ऐसे ही विवादास्पद और काफी गहरे दार्शनिक विचार पर बहस कर रहे हैं। हमारी आज की चर्चा का आधार एक बहुत ही मशहूर स्रोत सामग्री है। राइट, जहां एक हताश और दुनिया से पूरी तरह निराश युवा एक दार्शनिक के पास जाता है अपने सवालों के जवाब ढूंढने। हाँ, और वो युवा मानता है कि उसकी सारी परेशानियां इस दुनिया, उसके अतीत मतलब उसके पास्ट और उसके आसपास के लोगों की वजह से हैं। लेकिन वो दार्शनिक एक ऐसा विचार सामने रखता है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से झकझोर देता है। सही बात है। और इस पूरी चर्चा का मुख्य सवाल यही है, क्या हमारे जीवन की सभी समस्याएं पूरी तरह से हमारा अपना चुनाव है? और इसके साथ ही क्या सच्ची आज़ादी का अर्थ वास्तव में दूसरों को निराश करना और उनकी अप्रूवल के बिना जीना है? इस डिबेट में मेरा स्टैंड ये है कि दूसरों को खुश करने की इस रेस को छोड़कर ही असली जिंदगी शुरू होती है। मतलब जब हम मान लेते हैं कि हमारी समस्याएं हमारी चॉइस हैं, तो ये विचार हमें विक्टिमहुड से बाहर निकालकर पूरी तरह से सशक्त बनाता है। मैं इसे एक अल्टीमेट एम्पावरमेंट मानती हूँ। देखिए, मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि डर से आज़ादी पाना यकीनन एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब ये दर्शन दावा करता है कि पास्ट मैटर नहीं करता और जीवन की हर समस्या महज आपका अपना चुनाव है, तो मैं सोचता हूँ कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारी सामाजिक वास्तविकताओं का एक बहुत बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अच्छा। हाँ, मतलब दुनिया के प्रभाव, सामाजिक असमानताओं और मेंटल ट्रॉमा को पूरी तरह से नकार देना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि एक हद तक खतरनाक भी हो सकता है। मैं अपना नज़रिया थोड़ा और क्लियर करती हूँ। देखिए, हम इंसान अक्सर मानते हैं कि हमारे दुख का कारण हमसे बाहर है, जैसे हमारा बॉस, हमारा परिवार, हमारी किस्मत या हमारी आर्थिक स्थिति। जो कि कई बार सच भी होता है। होता होगा, पर दार्शनिक उस युवा से साफ शब्दों में कहता है कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी चॉइस हैं। अब देखिए, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है जिसकी बात आप कर रहे थे। तो फिर ये क्या है? असल में ये इंसान को अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल यानी अपनी एजेंसी वापस सौंपता है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि दुनिया हमारे साथ अन्याय कर रही है, हम कुछ नहीं बदल सकते। हम बस एक अदृश्य पिंजरे में कैद रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप किस पिंजरे की बात कर रही हैं। राइट, जहां हम वो करियर चुनते हैं जो माता पिता को पसंद हो, वो जीवन शैली अपनाते हैं जो समाज की नज़रों में सही हो। दार्शनिक समझाता है कि जब आप दूसरों के अप्रूवल के बिना जीना सीख जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप में लोगों को डिसअपॉइंट करने का करेज आ जाता है, तभी आपकी असली आज़ादी शुरू होती है। ये सेल्फिश होना नहीं है यार, ये अपनी ज़िंदगी के प्रति ऑथेंटिक होना है। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूं कि समाज की उम्मीदों का बोझ हमें कुचल देता है। ये एक सच्चाई है। लेकिन उस हताश युवा की निराशा सिर्फ उसकी अपनी चॉइस कैसे हो सकती है? जरा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। मैं प्रैक्टिकली हूँ। नहीं, मतलब हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अवसर सबको बराबर नहीं मिलते। एक बच्चा जो घोर गरीबी में पैदा हुआ है, या एक व्यक्ति जिसे किसी ने बचपन में गंभीर रूप से अब्यूज किया है, अगर आप उस व्यक्ति से ये कहेंगे कि ये तुम्हारी चॉइस है, तो आप उसे एम्पावर नहीं कर रहे हैं। पर वो दार्शनिक ऐसा नहीं कह रहा। एक सेकेंड, मूल्य की बात पूरी करने दीजिए। आप एक तरह का विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। हम एक वैक्यूम में पैदा नहीं होते। हमारी चॉइसेस हमारी परिस्थितियों से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। हर चीज को एक व्यक्तिगत चुनाव बताकर हम समाज को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, और ये विक्टिम ब्लेमिंग वाला तर्क बहुत आम है। पर जरा सोचिए, दार्शनिक यहाँ किस चॉइस की बात कर रहा है? वो ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस युवा ने जानबूझकर दुनिया की सारी बुराइयों को या गरीबी या अब्यूज को खुद पर हावी होने दिया। अच्छा, तो फिर चॉइस क्या है यहाँ? चॉइस ये है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, उस पर वो आज जो रिएक्शन दे रहा है, वो उसकी चॉइस है। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में कैद है। वो लगातार दरवाजे को पीट रहा है, दीवारों पर मुक्के मार रहा है और दुनिया को कोस रहा है कि उसने उसे कैद कर रखा है। ठीक है।
लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो दरवाज़ा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद है और चाबी शुरू से उसी की अपनी जेब में रखी हुई थी। वाओ, ये तो काफी इम्पैक्टफुल इमेज है ना? जब दार्शनिक उसे ये शौक देता है तो शुरुआत में ये बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि अगर चाबी मेरी जेब में है तो इसका मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ सड़ रही हूँ। राइट। लेकिन यही शौक उसे विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालता है। अगर समस्या मेरी चुनी हुई है तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि समाधान भी मैं ही चुन सकती हूँ। आपकी ये कमरे की चाबी वाली एनालॉजी बहुत ही इम्प्रेसिव है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि क्या हो अगर उस दरवाजे का ताला बाहर से जंग खा चुका हो? जंग खा चुका हो? हाँ। या क्या हो अगर उस व्यक्ति को बचपन से ही ये सिखाया ही ना गया हो कि चाबी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जब आप कहती हैं कि प्रतिक्रिया देना हमारी चॉइस है, तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी के काम करने के तरीकों को बहुत हल्के में ले रही हैं। मैं साइकोलॉजी को हल्के में नहीं ले रही हूँ। देखिए, एक क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहा युवा अपनी हताशा को चुन नहीं रहा है। उसका ब्रेन उस सिचुएशन को उस तरह से प्रोसेस कर रहा है। उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री बदल चुकी है। ये बायोलॉजी है, कोई दार्शनिक चॉइस नहीं है। दार्शनिक उस युवा की पीड़ा को महज एक विकल्प बताकर खारिज कर देता है। यहीं पर इस थ्योरी का सबसे दिलचस्प और विवादास्पद हिस्सा आता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। टीलियोलॉजी यानी उद्देश्य का विज्ञान। टीलियोलॉजी। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो इटियोलॉजी है, यानी कारण का विज्ञान। आम मनोविज्ञान कहता है कि क्योंकि इस व्यक्ति के साथ पास्ट में बुरा हुआ, जो कि कारण है, इसलिए वो आज डिप्रेशन में है, जो कि प्रभाव है। बिल्कुल, यही तो विज्ञान है। लेकिन ये दर्शन टीलियोलॉजी पर आधारित है। ये कहता है कि इंसान बाहर नहीं जाना चाहता, उसे लोगों से मिलने में डर लगता है, इसलिए वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लक्षण पैदा कर रहा है ताकि उसे घर में रहने का एक वैलिड बहाना मिल जाए। वेट, क्या एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि इंसान जानबूझकर अपने डिप्रेशन के लक्षण पैदा करता है? ये तो एब्सर्ड है। जानबूझकर नहीं, अचेतन रूप से, अनकॉन्शियसली। दार्शनिक का पॉइंट ये है कि हम भावनाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने किसी छिपे हुए उद्देश्य को पूरा करने के लिए। टूल की तरह कैसे? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक कैफे में बैठा है और वेटर गलती से उसके कपड़ों पर कॉफी गिरा देता है। वो व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगता है, जो कि एक नेचुरल रिएक्शन है क्या? क्या उसे सच में इतना गुस्सा आया? दार्शनिक कहता है नहीं, उसने गुस्सा क्रिएट किया ताकि वो उस वेटर को डरा सके और अपनी बात मनवा सके। गुस्सा सिर्फ एक टूल था। अच्छा। इसी तरह वह युवा अपनी निराशा को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे दुनिया का सामना करने का रिस्क न लेना पड़े। सुनने में ये हार्श लग सकता है, लेकिन ये इंसान को अपनी भावनाओं का मास्टर बनाता है, गुलाम नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। हम भावनाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये कहना किसी ऐसे व्यक्ति से जो गहरे मेंटल ट्रॉमा में है, सरासर क्रूरता है। ये क्रूरता नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे पानी में डूबते हुए इंसान से कहना कि तुम्हारा डूबना तुम्हारी चॉइस है, तुम बस तैरना क्यों नहीं चुन लेते। ये सैद्धांतिक रूप से, मतलब एक फिलॉसफी क्लास में बहस जीतने के लिए अच्छा लग सकता है। मुझे बहस जीतने का शौक नहीं है, मैं बस किताब का पॉइंट रख रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में भावनाएं और मानसिक स्वास्थ्य केवल एक टूल नहीं है जिन्हें आप जब चाहें अपनी मर्जी से स्विच ऑफ कर दें। आप कॉफी गिरने वाले गुस्से की तुलना गहरे अवसाद या जीवन भर के ट्रॉमा से नहीं कर सकती। ये बात सोचने वाली है कि ये अप्रोच क्रूर लग सकती है, लेकिन दार्शनिक क्रूर नहीं है। वह बस उस कंफर्ट जोन पर वार कर रहा है जिसे हम अतीत या पास्ट कहते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम अपने दूसरे मुख्य वैचारिक मतभेद पर पहुंचते हैं। क्या पास्ट मैटर करता है? स्रोत सामग्री में दार्शनिक बहुत स्पष्ट रूप से कहता है पास्ट मैटर नहीं करता, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये बात उस युवा के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, और शायद आपके लिए भी हो। हम सब अपनी वर्तमान समस्याओं का दोष अपने अतीत को देते हैं। मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ, मुझे वो मौके नहीं मिले, इसलिए मैं आज आगे नहीं बढ़ पा रही। क्योंकि उनका असर होता है। पर क्या आपको नहीं लगता कि पास्ट को इस तरह से ढाल बनाकर बैठना आगे ना बढ़ने का एक बहुत ही कन्वीनियंट बहाना है?
अतीत एक भारी पत्थर की तरह है जिसे हम अपने गले में बांधकर तैरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर हम ये मान लें कि पास्ट मैटर नहीं करता, तो हम ट्रॉमा के विज्ञान को पूरी तरह से नकार रहे हैं। आप एक गहरे मनोवैज्ञानिक घाव को महज एक बहाना नहीं कह सकती, मैं घाव को नकार नहीं रही हूँ। पर आप उसका असर नकार रही हैं। हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। ये हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर ही वर्तमान और भविष्य की कैलकुलेशन करता है। अगर किसी व्यक्ति ने अतीत में लगातार अब्यूज या असफलता झेली है, तो उसका नर्वस सिस्टम वर्तमान की हर चुनौती को एक खतरे के रूप में देखेगा। उसका शरीर कोर्टिसोल रिलीज करेगा। ये कोई बहाना नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल वास्तविकता है। मैं मानती हूँ कि बायोलॉजी का रोल है, पर अतीत का प्रभाव शून्य होता है। ये मानना ऐसा है जैसे कहना कि एक इमारत के लिए उसकी नींव मायने नहीं रखती, बस उसकी बालकनी का डिजाइन मायने रखता है। आप अतीत को नकार कर एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। आपको अतीत को समझना और उसे सुलझाना होता है। मैं आपकी इस नींव वाली बात की अहमियत समझती हूँ, लेकिन दार्शनिक ये नहीं कह रहा कि अतीत में घटनाएं नहीं घटीं। वो ये नहीं कह रहा कि ट्रॉमा हुआ ही नहीं या वो फेक है। तो फिर वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि उन घटनाओं का कोई ऐसा फिक्स्ड अर्थ या इनहेरेंट मीनिंग नहीं है जो हमारे आज को हमेशा के लिए डिसाइड कर दे। हम अपने वर्तमान के गोल्स के अनुसार अपने अतीत को एक मतलब देते हैं। मतलब हम खुद तय करते हैं कि पास्ट कैसा था। हाँ, अतीत एक रॉ मटेरियल की तरह है। मान लीजिए 2 लोगों का एक भयंकर कार एक्सीडेंट होता है। एक व्यक्ति उस पास्ट को कारण बनाकर हमेशा के लिए घर में बैठ जाता है और कहता है कि गाड़ी चलाना खतरनाक है, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। दूसरा व्यक्ति उसी पास्ट से ये अर्थ निकालता है कि जिंदगी बहुत छोटी और अनिश्चित है, मुझे और संभल कर अपनी मंजिल तक पहुंचना है और हर दिन को पूरी तरह जीना है। दोनों के रिएक्शन अलग हैं, राइट? बिल्कुल। पास्ट दोनों का सेम था, एक भयानक एक्सीडेंट, लेकिन उन्होंने उसे जो मीनिंग दिया वो पूरी तरह अलग था। इसलिए जब वो कहता है पास्ट मैटर नहीं करता, तो उसका मतलब है कि हमारा आज हमारे कल का गुलाम नहीं है। हम हर पल अपने पास्ट को एक नया मीनिंग दे सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया कि आप पास्ट को एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट के बजाय एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के रूप में देख रही हैं। ये पॉइंट काफी स्ट्रांग है। थैंक यू। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम मान भी लें कि हमारा आज अतीत का गुलाम नहीं है और हम अपनी मीनिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी मनमानी करने के लिए पूरी तरह से आजाद हो जाएं? मनमानी कैसे? क्योंकि जब दार्शनिक कहता है कि दूसरों को निराश करना ही आजादी है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, तो ये मुझे एक बहुत ही खतरनाक और आइसोलेशनिस्ट सोच लगती है। क्या सच्ची आजादी का अर्थ जानबूझकर समाज से कट जाना या सिर्फ लोगों को निराश करने के लिए काम करना है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। दार्शनिक ये नहीं कह रहा कि आप सुबह उठकर एक लिस्ट बनाएं कि आज मुझे कितने लोगों को नाराज करना है। सुनकर तो ऐसा ही लगता है। नहीं, ये दूसरों को जानबूझकर हर्ट करने या विद्रोही बनने के बारे में नहीं है। ये सेपरेशन ऑफ टास्क यानी कार्यों के पृथक्करण के बारे में है। कार्यों का पृथक्करण? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है ये पहचानना कि कौन सा काम मेरा है और कौन सा दूसरों का। चलिए इसे एक बहुत ही आम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। श्योर। मान लीजिए एक युवा है जो एक सुरक्षित और अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब में है, लेकिन वो हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। अब वो अपनी जॉब छोड़कर आर्टिस्ट बनने का फैसला करता है, जो कि एक बड़ा रिस्क है और लाजमी है कि उसके माता पिता बहुत डिसअपॉइंट होंगे। उन्हें डर लगेगा कि उनके बेटे का फ्यूचर क्या होगा। शायद उसके दोस्त भी उसे बेवकूफ़ समझें। दार्शनिक का पॉइंट ये है कि पूरी ईमानदारी से अपना करियर चुनना उस युवा का टास्क है। लेकिन उस चॉइस पर उसके माता पिता नाराज होते हैं या चिंतित होते हैं, ये उन माता पिता का टास्क है। लेकिन क्या मानवीय रिश्ते इतने ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं? जब वो युवा ये सोचने लगता है कि अगर मैं आर्टिस्ट बनी तो मेरे माता पिता दुखी होंगे, इसलिए मुझे उनकी खुशी के लिए कॉर्पोरेट जॉब ही करनी चाहिए, तो वो अपने टास्क को उनके टास्क के साथ मिला रहा है। पर ये तो केयर करना हुआ ना? केयर करना और खुद को मिटा देना अलग है। जब हम दूसरों की फीलिंग्स का बोझ अपने कन्नों पर ले लेते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। डिसअपॉइंट करना सीखना असल में इस गिल्ट से मुक्त होना है कि मेरी आज़ादी के कारण किसी और की उम्मीदें टूट रही हैं।
जब तक आप दूसरों को खुश करने का प्रयास करते रहेंगे, आप कभी अपने जीवन के ऑथर नहीं बन पाएंगे। सच्ची आजादी की कीमत ही यही है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि हर कोई आपसे खुश नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अगर उस फैसले से उसका परिवार फाइनेंशियली सफ़र करता है, तो क्या वो सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ सकता है कि ये उनका टास्क है? इंसान कोई अलग-थलग आइलैंड नहीं है। मैं आइलैंड बनने की बात नहीं कर रही। पर ये स्वतंत्रता का एक बहुत ही स्वार्थी मॉडल है। हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों और समाज के साथ हमारे इंटरैक्शन से बनता है। बिल्कुल बनता है। तो अगर हर व्यक्ति सिर्फ ये सोच ले कि मुझे दूसरों के अप्रूवल की परवाह नहीं और उनका निराश होना उनकी समस्या है, तो समाज का पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होना और गुलाम होना अलग है। देखिए, एक हेल्दी आज़ादी वो होती है जहां हम अपनी राह भी चुनें और अपने अपनों के साथ एक हार्मनी भी बनाए रखें। दूसरों की उम्मीदों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना आज़ादी से ज़्यादा एक डिफेंस मैकेनिज्म लगता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपनी एम्पैथी से बच सके। आपने जो एम्पैथी और हार्मनी की बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हार्मनी के नाम पर अक्सर लोग अपनी आत्मा को मार देते हैं। दार्शनिक एम्पैथी खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। तो फिर वो क्या कह रहा है? वो इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक आप दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहेंगे, आप उनके जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन को नहीं। जब आप सेपरेशन ऑफ टास्क करते हैं, तो आपके रिश्ते और ज्यादा असली मतलब ऑथेंटिक हो जाते हैं। वो कैसे? अगर मैं किसी की परवाह ही नहीं करूंगा तो रिश्ता असली कैसे होगा? क्योंकि तब उन रिश्तों में मैनिपुलेशन नहीं होता। आप सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं, और खुद को भी वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं। आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते कि मैं ऐसा करूंगी ताकि तुम खुश रहो। अच्छा, मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट। वो युवा हताश इसलिए था क्योंकि वो पूरी दुनिया का अप्रूवल जीतने की कोशिश कर रहा था। दुनिया का अप्रूवल जीतना एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि हर इंसान की उम्मीदें अलग हैं। ये बात तो 100% सच है। जैसे ही उसने ये मान लिया कि वो केवल अपने चुनाव के लिए जिम्मेदार है और उसे दुनिया की उम्मीदों का बोझ ढोने की जरूरत नहीं है, तो उसकी हताशा एक अभूतपूर्व ऊर्जा में बदल गई। जब दार्शनिक कहता है कि लोग क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, तो वो एक प्रकार की गहरी मानसिक शांति की ओर इशारा कर रहा है। मैं मानता हूं कि लोग क्या कहेंगे वाले सिंड्रोम से बाहर आना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये डर एक बीमारी की तरह हमारी क्रिएटिविटी को निगल रहा है। बिल्कुल। ये युवा पीढ़ी को वो करने से रोक रहा है जो वो असल में करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपनी इस असहमति पर कायम हूं कि आज़ादी का ये मॉडल बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। आप कह रही हैं कि इंसान के हाथ में हमेशा कंट्रोल होता है। हाँ, मेरा यही मानना है। मैं आपकी स्टीयरिंग व्हील वाली एनालॉजी पर वापस जाना चाहूंगा। आपने पहले कहा था कि परिस्थितियां कैसी भी हों, स्टीयरिंग हमेशा हमारे हाथ में होता है, हम विक्टिम नहीं हैं। यह एक बहुत ही सशक्त रूपक है। थैंक यू। हमें उस स्टीयरिंग व्हील को हाथ में लेने के महत्व को समझना चाहिए। ये जिम्मेदारी की भावना इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, यही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन साथ ही हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ लोगों को ऐसी गाड़ियां मिलती हैं जिनके ब्रेक फेल होते हैं, या जिन्हें ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जहां ट्रैफिक के नियम उनके खिलाफ काम करते हैं। केवल ये कह देना कि तुम्हारी समस्या तुम्हारी चॉइस है, उन टूटे हुए ब्रेक्स और खराब रास्तों की अनदेखी करना है। जब वो हताश युवा वास्तविकता के धरातल पर उतरेगा, जहां उसे लोगों के साथ काम करना है, एक समाज में रहना है, तो उसे समझ आएगा कि अतीत के आघात, सामाजिक संरचनाएं और दूसरों के साथ हमारी निर्भरता, ये सब वास्तविकताएं। मैं इन्हें पूरी तरह से नकार नहीं रही, पर ये केवल मस्तिष्क के भ्रम नहीं है जिन्हें आप महज एक चॉइस से मिटा सकें। और यही हमारी इस चर्चा का सबसे खूबसूरत कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, एक तरफ ये दर्शन हमें पूरी तरह से अपनी जिंदगी का क्रिएटर बनाता है। ये सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम ही उनके समाधान की चाबी हैं। राइट। ये हमें एक नया चश्मा देता है जिससे हम अपने पास्ट को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। दूसरी तरफ आपकी बात भी उतनी ही वैलिड है कि हम अपने पास्ट, अपने ट्रॉमा और अपने आसपास के समाज से पूरी तरह अनअफेक्टेड नहीं रह सकते हैं। ये कोई ऐसा गणित का सवाल नहीं है जिसका एक ही सही जवाब हो। बिल्कुल सही कहा आपने।
ये एक लगातार चलने वाली दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है, जहां इंसान अपनी इंडिविजुअल आज़ादी और इस दुनिया की कड़वी सच्चाइयों के बीच एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करता है। हमें ये सीखना होगा कि कब हमें खुद को जिम्मेदार ठहराना है और कब हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना है। और शायद इसी बैलेंस को ढूंढने का नाम ही जिंदगी है। तो अपनी चर्चा के अंत में हम वापस उसी अंधेरे कमरे में चलते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, वो चाबी वाला कमरा। वो दरवाज़ा बंद है। क्या वो कमरा वाकई दुनिया ने बनाया है, आपकी परिस्थितियों और अतीत ने खड़ा किया है, या उस कमरे में कैद रहना आपका अपना चुनाव है? क्या बाहर खड़े लोगों की नाराज़गी का डर आपको अंदर रहने पर मजबूर कर रहा है? इन सवालों का कोई तयशुदा जवाब हम आपको नहीं देंगे। हम बिना कोई विजेता घोषित किए ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप अपनी समस्याओं और अपनी आज़ादी को किस पैमाने पर तोलते हैं। बिल्कुल। उस दरवाजे की चाबी आपकी जेब में है। उस चाबी का आप क्या करते हैं, ये पूरे तरह से आपका अपना निर्णय है। सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और अपने विचारों को चुनौती देते रहिए।